देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। राजस्थान के एक छोटे से शहर में एक बावड़ी थी। पास ही एक मज़ार था। बावड़ी को घेर कर एक लोहे का दरवाज़ा लगा दिया गया था जो कि अब जर्जर हो चुका था। मज़ार पर कई लोग माथा टेकने जाते थे, पर पास वाली बावड़ी को बस बाहर से देख कर चले जाते थे। अगर कोई साहस करके अंदर झांक लेता तो पता चलता क्या खूबसूरती छुपी हुई थी अंदर। बाहर से छोटा दिखने वाला स्थान अंदर झांक कर देखने पर बहुत गहरा था। बहुत सारे कमरे दिख रहे थे। अंदर शायद औरतों को कपड़े बदलने के लिए या फिर राजा को छुपाने के लिए। वैसी कई सारी कहानियां थी उस बावड़ी की। कहा जाता था कि एक बार पूरा बारातियों का जत्था वहां से गुजर रहा था और उस जगह पर उनकी गाड़ी में कुछ खराबी आ गई। जब तक गाड़ी ठीक होती, बारातियों के मन में बावड़ी को घूमने की कामना हुई। सारे बाराती गाड़ी चालक को छोड़कर बावड़ी के पास गए और फिर कोई वापस नहीं आया। कई कहानियां थी जो ये दावा करते थे कि उस बावड़ी से अजीब अजीब आवाज़ें आती है। कोई कहता बावड़ी उसे बुला रही है। रमन और उसके 4 दोस्त सुमित, किरण, अंजलि और इमरान, इन लोगों की कॉलेज में 15 दिनों की छुट्टी थी। इन सारे दोस्तों को नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था, तो सारे दोस्तों ने सोचा कि इन 15 दिनों में कई नई जगह पर घूम कर आया जाए। सुमित, जिसे रहस्यमयी जगहों पर घूमने का बहुत शौक था, तो उसने सुझाया कि हम लोग फतेहपुर सीकरी चलते हैं। सारे दोस्तों ने सहमति दे दी। नियत तिथि को वो रमन की कार से जयपुर से फतेहपुर सीकरी के लिए रवाना हो गए। रमन गूगल मैप की सहायता से गाड़ी चला रहा था, पर किसी जगह पर नेटवर्क में दिक्कत होने के कारण उसने गलत रास्ता ले लिया था। रात हो गई थी और सुनसान रास्ता था, तो रमन गाड़ी नहीं रोकना चाहता था, इसलिए वो गाड़ी चलाता जा रहा था। रमन ने बाकी दोस्तों से रास्ता भटकने की बात छुपाई। पीछे सारे दोस्त गाना गाते हुए या कोई कहानी सुनाते हुए मस्ती कर रहे थे। रात के 10 बज रहे थे। अचानक इमरान को मज़ार दिखी, तो सोचा सफ़र पर जा रहा हूँ तो माथा टेक लूँ। उसने रमन को गाड़ी रोकने को कहा और बोला मैं अभी आता हूँ। और सारे दोस्त समझ गए कि वो मज़ार पर जा रहा है। इमरान ने मज़ार पर माथा टेका और जैसे ही वापस आने के लिए मुड़ा, उसे लगा जैसे पीछे से किसी ने उसे आवाज़ लगाई। इमरान पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। इमरान वापस गाड़ी में आकर बैठ गया। रमन कार स्टार्ट करने लगा, पर वो स्टार्ट नहीं हुई। कई बार कोशिश करने पर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। सारे दोस्त गाड़ी से उतरे तो किरण को लगा जैसे वो गलत रास्ते पर है, क्योंकि वो पहले भी अपने परिवार के साथ फतेहपुर सीकरी जा चुके थे। जब किरण ने रमन से पूछा तो रमन ने बताया कि हम रास्ता भटक चुके हैं। सारे दोस्त एक दूसरे को शाम में निकलने के लिए कोसने लगे। इमरान ने सबको चुप करवाया और बोला कि हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, हमें मदद आने का इंतज़ार करना ही होगा। सभी दोस्तों ने मदद के लिए इधर उधर देखा कि तभी अंजलि को सामने एक दरवाज़ा दिखा, तो उसने सबको बोला कि उधर कुछ है। जब तक मदद नहीं मिल जाती, क्यों ना हम लोग उस जगह पर जाकर देखें। सारे दोस्त घूमने के शौकीन तो थे ही, अपने साथ हमेशा टॉर्च, टेंट और बाकी ज़रूरत का सामान लेकर चलते थे। रमन ने बोला सभी अपने परिवार वालों को बता दो ताकि उन्हें पता चल जाए कि हम किस जगह पर हैं। सब ने अपने अपने घर पर फ़ोन करके बता दिया और टॉर्च लेकर
उस दरवाजे की ओर बढ़ चले। जैसे ही रमन ने दरवाजे को खोला तभी कई सारी मधुमक्खियां चारों तरफ फैल गईं। थोड़ा अंदर रोशनी डालने पर दिखाई दिया कि बावड़ी के अंदर झाड़ फैला हुआ था। अंजलि ने सबसे कहा कि हम बाहर रहकर ही मदद का इंतजार करते हैं, तो इमरान ने भी सहमति दी, क्योंकि कुछ देर पहले उसे जो आवाज आई थी वो बात उसे याद आ गई। तभी रमन ने कहा, डरो मत, रात का समय है, हमें मदद सुबह ही मिल पाएगी। इस वक्त का अच्छा उपयोग करो और चलो घूम लेते हैं थोड़ा, क्योंकि लगातार देखकर तो नहीं लगता कि यहाँ कोई आता भी होगा। ये भी हो सकता है कि हमें कोई पुराना खजाना मिल जाए। रमन की बात सोचकर सबने सहमति दी। हालांकि अंजलि अभी भी डरी हुई थी, पर वो बाहर अकेले रुककर इंतजार नहीं करना चाहते थे। सारे दोस्त मधुमक्खियों से बचते हुए बावड़ी के अंदर घुस गए। बाहर से बावड़ी जैसी खंडर और छोटी दिखती थी, अंदर से बेहतरीन कलाकृति का उदाहरण थी। करीब 4 मंजिलों की ये बावड़ी, जो ऊपर से देखने पर सीधे पाताल में जाती प्रतीत होती थी। चारों दोस्त टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरने लगे और चौथे मंजिल पर बने कमरे का निरीक्षण करने लगे। अंदर से सारे कमरे बेहतरीन चित्रकारी से भरे हुए थे, पर मकड़ों के जाल से भरे हुए थे। बारी बारी से चौथे मंजिल के सारे कमरे देखने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तीसरी मंजिल के कमरे के चित्र में तो ऐसा था जैसा लग रहा था दुनिया के सबसे अच्छे चित्रकार की कारीगरी हो। पर तीसरे मंजिल के हर कमरे के बाहर पुराने जूते किराने से सजा कर रखे हुए थे। ये अजीब तो था, पर दोस्तों ने सोचा कि शायद राजा रानी युद्ध के समय अपनी जान बचाने के लिए जूतों के बगैर ही भाग गए। अब सारे दोस्त दूसरी मंजिल पर गए। पहले कमरे में जब वो गए तो सबकी चीखें निकल गई। सारा कमरा हड्डियों और खून के छींटों से भरा हुआ था। दूसरा कमरा तो इससे भी डरावना था। दूसरे कमरे में एक महिला की चित्र थी और महिला के मुंह पर लगा था सूखा हुआ खून। बाकी कमरे भी इसी तरह के दृश्य से भरे हुए थे। अब दोस्तों ने पहली मंजिल की ओर रुख किया। पहले कमरे में गए तो देखा कि पूरा कमरा इत्र की महक से भरा हुआ था। दूसरे कमरे में जाने पर कई लोग अदब से जमीन पर बैठे दिखे और राजकुमारी प्रेमलता की जय का उद्घोष कर रहे थे। तभी सामने से एक महिला, जो कि पूरी तरह से सजी हुई थी और उसके पीछे कई महिलाएं थी, उसने कमरे में प्रवेश किया। गौर से देखने पर पता चला कि ये तो तस्वीर वाली महिला है। सभी दोस्त छुपकर ये सब देख रहे थे। अचानक उन्हें आवाज आई जैसे ऊपर वाले मंजिल से कई लोग नीचे आ रहे हैं और पहली मंजिल में मौजूद लोग इधर उधर अजीब आवाज निकालकर भागने लगे। तभी वो सजी हुई महिला अजीब आवाज में गुर्राई तो बाकी लोग शांत हो गए। शायद वो प्रेतों की रानी थी। पांचों दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या हो रहा है, पर सभी का डर से हालत बुरा था। कुछ देर में ऊपर वाली मंजिल से नीचे उतर रहे लोग पहली मंजिल पर पहुंच चुके थे और पहली मंजिल में मौजूद लोगों का रूप अब पूरी तरह से बदल चुका था और शुरू हुआ खूनी खेल। जब खेल खत्म हुआ तो बची सिर्फ हड्डियां और खून। नज़ारा देखकर सारे दोस्तों की हालत खराब हो गई थी। अंजलि और इमरान तो बेहोश होते होते बचे। अब चारों दोस्तों को वहां से निकलना था बिना उन प्रेतों के नजर में आए, पर प्रेतों की रानी को इंसानी गंध लग चुकी थी। वो सारे प्रेतों के साथ उन दोस्तों को खोजने लगी। सारे दोस्त धीरे धीरे बाहर निकलने लगे, पर कुछ देर बाद
किरण गायब हो गई। सारे किरण को खोज रहे थे कि किरण का धड़ उसके सर से अलग उसके सामने गिरा और पूरी बावड़ी में चीख पुकार से गूंज उठी। बाकी बचे दोस्त बेतहाशा भाग रहे थे। तभी इमरान को किसी ने खींच लिया और दोस्तों को हड्डियों के चबाने की आवाज के साथ इमरान की चीख सुनाई दी। अंजलि, रमन और सुमित किसी तरह बावड़ी से बाहर निकलना चाहते थे। तभी एक भयानक आकृति उनके आगे आई और रमन और सुमित को घसीटते हुए वापस नीचे ले गई। बावड़ी रमन और सुमित के दिल दहला देने वाली चीखों के बाद शांत हो गई। अंजलि बेतहाशा भागती हुई बाहर निकली और एक गाड़ी से टकराकर बेहोश हो गई। सुबह के 5 बज गए थे। अंजलि को अस्पताल में ले जाया गया। कुछ दिनों में वो ठीक भी हो गई, पर उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। जब भी उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछा जाता तो वो सिर्फ एक ही वाक्य बोलती, राजकुमारी प्रेमलता की जय, और फिर बहुत ही अजीब तरीके से हंसने लगती। उसके साथ क्या हुआ यह आज तक कोई समझ नहीं पाया और ना ही वो किसी को बता पा रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। सारा सामान पैक करने के बाद अब बारी थी सामानों को कार के डिग्गी में रखने की, जिसके लिए अभी मैं अपना सामान उठा ही रहा था कि तभी पीछे से मेरे घर के नौकर राजू ने कहा, अरे साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं, मैं हूं ना। जिसके बाद राजू ने ही मेरा सामान कार तक ला दिया और हम दोनों ने मिलकर सामानों को डिग्गी में भी चढ़ा दिया। जिसके बाद मैं कार में बैठा और गाड़ी स्टार्ट करके अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी राजू बोला, साहब आप फिर कब लौटेंगे? तो मैंने जवाब दिया, अब पता नहीं कब लौटूंगा, ट्रांसफ़र हो गया है ना, तो रहने का भी सारा इंतजाम है वहाँ पर। चलो अब मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर मैंने गाड़ी को आगे बढ़ा लिया। कहीं न कहीं बुरा तो मुझे भी लग रहा था, मगर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता था। ऊपर से तबादला वाली जगह भी इतनी दूर है कि मुझे यहाँ आने के लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेघालय से आसाम करीब 7 घंटों का रास्ता है। खैर, गाड़ी पूरी रफ्तार से हाईवे पर दौड़ रही थी। फिलहाल शाम के 6 बज रहे थे और अगर गाड़ी इसी तरह से चलती रही तो रात के 12 बजे तक मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जाऊंगा। क्योंकि मौसम बरसात का चल रहा था तो जाहिर सी बात है किसी भी वक्त बारिश आ सकती थी। और आसमान देखकर ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि आसमान पूरी तरह से काले बादलों की गिरफ्त में था। तकरीबन 3 घंटे लगातार कार ड्राइव करने के बाद मैंने एक ढाबे पर रुककर छोटा सा ब्रेक लिया और हल्का फुल्का खाना खाकर वापस से आगे बढ़ने लगा। तब रात के 9:30 बज रहे थे। यूं ही कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद रात के 11 बजे तक मैं नेशनल हाईवे से अलग एक ऐसे रास्ते पर आ गया जो रास्ता कम जंगल ज्यादा लग रहा था। उस रास्ते पर ना तो कोई इंसान दिख रहा था और ना ही कोई स्ट्रीट लाइट, जो कि बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मैं यहाँ तक जितने भी रास्तों से होकर आया था उसमें मुझे कोई ना कोई आदमी दिखा ही था। तो फिर इस रास्ते पर ऐसा क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा था। खैर, जंगल से घिरे उस रास्ते पर मेरी गाड़ी हवा से बातें करने लगी। अभी मैं गाड़ी चला ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रास्ते के किनारे पर खड़े एक लड़के पर गई। उसकी उम्र यही कोई 14-15 साल की रही होगी। अभी मैं दूर से ही उस लड़के को देख ही रहा था कि तभी अचानक ही बारिश शुरू हो गई। पहले तो मैंने सोचा था कि गाड़ी ना रोककर आगे बढ़ जाऊंगा,
मगर बारिश को देखते हुए उस लड़के पर मुझे दया आने लगी। लिहाजा मैंने अपनी गाड़ी को ठीक उस लड़के के पास रोका और मेरी सीट के बगल वाली सीट का शीशा गिराते हुए उस लड़के से बोला, ओए छोटू, कहीं जाना है क्या तुमको? चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो इस पर उस लड़के ने सिर्फ अपना सिर हाँ में हिलाया और मेरी सीट के बगल वाली सीट का दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर आ गया। उस लड़के के बैठते ही मैंने अपनी कार को आगे बढ़ा लिया। बारिश अब और भी तेज हो चुकी थी। तभी मैंने उस लड़के से पूछा, यहाँ इस जंगल में अकेले क्या कर रहे थे तुम? तो इस पर लड़का बोला, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो मैंने बोला, अच्छा, कहाँ जाना है तुमको? इस पर लड़का बोला, बस सामने रेल गेट तक जाना है। उस लड़के की बातें मुझे कुछ अजीब सी लग रही थी, लेकिन फिर मैंने भी उतना ध्यान नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। कुछ देर गाड़ी चलाते रहने के बाद मुझे सामने की तरफ एक रेलवे फाटक नजर आने लगा। तभी उस लड़के ने कहा, यहीं पर रोक दीजिए। लेकिन उस रेलवे फाटक के आसपास मुझे एक भी घर या कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था, जिस पर मैंने उस लड़के से कहा भी, यहाँ उतरोगे तुम? तुम्हारा घर कहाँ है बोलो, मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूंगा। इस पर उस लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं, आप मुझे यहीं उतार दीजिए। जिसके बाद मैंने उस लड़के को वहीं उतार दिया और कार लेकर वहां से आगे बढ़ गया। अब तक रात के 12 बज चुके थे और मैं अपनी मंजिल के बेहद करीब था। तभी जब मेरी नज़र अपने बगल वाली सीट पर गई तो मेरा बगल वाला सीट एकदम सूखा हुआ था, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि वो लड़का बारिश में भीगा हुआ था, तो कायदे से उसके बैठने से सीट भी गीली हो जानी चाहिए थी। तो फिर सीट सूखी हुई क्यों है? खैर, कुछ देर बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां मेरे रहने का इंतजाम किया गया था। गाड़ी से उतरकर मैं बारिश से बचते बचाते उस घर के दरवाजे तक पहुंचा और दरवाजा पीटने लगा। 2-3 बार दरवाजे पर हाथ मारने से एक अधेड़ उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। तो मैंने पूछा, जी आप कौन? तो आदमी बोला, जी मुझे इस घर का और आपका ख्याल रखने के लिए भेजा गया है, आइए अंदर आइए। जिसके बाद मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। तभी वो आदमी, जिसका नाम शंकर था, उसने मुझसे कहा, साहब आज मुझे ज़रा जल्दी छुट्टी चाहिए, मेरा बेटा कहीं खो गया है। पता नहीं, सुबह मैं रेलवे फाटक की तरफ गया था, अभी तक घर नहीं आया। जिस पर मैंने कहा, रेलवे फाटक की तरफ? उधर तो अभी अभी मैं एक 14-15 साल के लड़के को छोड़कर आ रहा हूँ, कहीं वो तो नहीं था तुम्हारा बेटा? तो शंकर बोला, क्या आप रेलवे फाटक से आ रहे हैं, वो भी जिंदा? शंकर की इस बात पर उतना ध्यान ना देते हुए मैंने कहा, वो सब छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो अभी रेलवे फाटक पर। जिसके बाद मैं शंकर को अपनी कार में बिठाकर रेलवे फाटक की तरफ बढ़ने लगा। अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। शंकर के चेहरे पर झलकती परेशानी को मैं साफ तौर पर देख पा रहा था, और परेशान हो भी क्यों ना, आखिर उसका बेटा जो खो गया था। तभी मैंने शंकर का मन बहलाने के लिए उससे पूछा, अच्छा तुम कुछ बोल रहे थे रेलवे फाटक के बारे में? इस पर शंकर बोला, साहब वो रेलवे फाटक ठीक नहीं है, मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में, अभी आप बस मेरे बेटे को ढूंढ दीजिए। शंकर से ये सुनकर मैंने कार की रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। कुछ देर बाद हम लोग उस रेलवे फाटक पर पहुंचे। फाटक गिरा हुआ था, शायद ट्रेन आने वाली थी। अभी मैं कार रोककर फाटक खुलने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी शंकर ने रेल पटरियों की तरफ इशारा करते हुए मुझसे कहा, साहब वो मेरा बेटा। मैंने जब शंकर के
इशारे की तरफ देखा तो मेरी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई, क्योंकि वही लड़का जिसे मैंने थोड़ी देर पहले लिफ्ट दिया था वो रेल पटरियों पर चलते हुए आगे की तरफ जा रहा था। हालांकि मुझे और शंकर को उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर पीछे से मैं पहचान गया कि वो वही लड़का है। किसी भी वक्त उस पटरी पर ट्रेन आ सकती थी, लिहाजा मैं झट से गाड़ी से बाहर निकला। मेरे साथ ही साथ शंकर भी निकला, मगर मैं शंकर का इंतजार ना करके खुद ही दौड़कर उस लड़के की तरफ जाने लगा। मैं दौड़ रहा था और वो लड़का रेल की पटरियों पर सिर्फ चल रहा था, मगर मैं दौड़कर भी उस लड़के के पास नहीं पहुंच पा रहा था। जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे पीछे की तरफ धक्का दे रही हो, मगर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। जैसे तैसे मैं उस लड़के तक पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर रेल पटरियों से दूर करने लगा, मगर वो लड़का अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल रहा था और न ही वो खुद रेल पटरियों से हटने की कोशिश कर रहा था। तभी मैंने पीछे पलटते हुए शंकर से कहा, मेरी मदद करो, यहाँ आओ जल्दी। पीछे पलटते ही मैंने देखा कि शंकर मेरी ओर आने की बहुत कोशिश कर रहा है, मगर वो अपने कदमों को बढ़ा नहीं पा रहा। तभी शंकर चीखते हुए मुझसे बोला, साहब उसे छोड़ दीजिए, वो मेरा बेटा नहीं है, वहां से हटिए। शंकर के इतना बोलते ही मैंने जब उस लड़के को देखा तो ये वही लड़का था जिसे मैंने लिफ्ट दिया था, मगर अब उस लड़के का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी और चेहरा ऐसा था जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारा हो। ये देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहां से भागकर शंकर की तरफ आ गया। इतने में ही ट्रेन आ गई और उस लड़के को कुचलती हुई आगे निकल गई, मगर जब ट्रेन वहां से निकल गई तब जो हमने देखा वो देखकर मेरे रगों में दौड़ता खून पानी सा हो गया, क्योंकि ट्रेन गुजर जाने के बाद भी वो लड़का पटरियों पर उसी तरह से खड़ा था। ये देखने के बाद हमारे भीतर इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि हम वहां रुक सकें, लिहाजा हम कार में बैठकर वहां से फटाफट निकल गए। तभी मैंने कार ड्राइव करते हुए शंकर से कहा, ये सब क्या हो रहा है? वो लड़का, और तुमने ऐसा क्यों बोला कि वो तुम्हारा लड़का है? मेरी बात सुनकर शंकर बोला, साहब दरअसल मेरी नज़र बहुत कमज़ोर है और बेटे के खो जाने के गम में मुझे लगा कि वही मेरा बेटा है। आगे शंकर ने बताया, दरअसल बहुत पहले इस फाटक पर मालगाड़ियों को रोककर लुटेरे कोयला लूटा करते थे। एक दिन ऐसे ही लुटेरे मालगाड़ी रोककर कोयला लूट रहे थे। तभी वो लड़का फाटक पार करने के इरादे से वहां पर आ गया और उसने लुटेरों को देख लिया, जिसके बाद उन लुटेरों ने उस लड़के को पीट पीट कर मार डाला और उसी लड़के की आत्मा रेलवे फाटक पर भटकती रहती है। ये सुनकर मैं बहुत डर गया। बाद में पता चला कि शंकर का खोया हुआ बेटा वापस घर आ चुका है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।